दोस्तों, मैंने एनडीटीवी छोड़ दिया है। खतरा होके भी मैं तूफान से जंग लेता हूं। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा। नमस्कार, मैं शरद शर्मा। पिछले कुछ दिनों से लगातार मेरे जानने वाले, पहचानने वाले, मेरे प्रशंसक पूछ रहे हैं कि मैं आखिर कहीं दिख क्यों नहीं रहा, कहां चला गया हूं। दोस्तों, मैंने एनडीटीवी छोड़ दिया है। 17 साल से ज़्यादा काम करने के बाद मैंने एनडीटीवी को थैंक यू कह दिया है, इस्तीफा दे दिया है। दक्षिण दिल्ली के गेटरा कैलाश पार्ट 1 में अर्चना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एनडीटीवी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। साल 2006 में पहली बार मैं यहाँ पर जर्नलिज्म स्टूडेंट के तौर पर आया और साल 2007 में मैंने एनडीटीवी ज्वाइन किया। उसके बाद से ये जगह मेरा दूसरा घर बन गई। हालांकि एनडीटीवी अब यहाँ से नोएडा शिफ्ट हो गया है, लेकिन मेरे लिए तो एनडीटीवी का मतलब यही रहा। एनडीटीवी, अर्चना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गेटरा कैलाश पार्ट 1, दिल्ली 48। जब एनडीटीवी यहाँ से नोएडा शिफ्ट कर रहा था, तब मेरे बहुत से सहकर्मियों ने इस बिल्डिंग के साथ अपनी यादों के फ़ोटो और वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर शेयर किए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, तो मेरे बहुत से जानने वालों ने मुझसे पूछा कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो मैंने भी बस उस समय इतना ही कहा कि एक दिन ज़रूर बनाऊंगा, और आज वही दिन है। दोस्तों, केवल 21 साल की उम्र में मैं एनडीटीवी में रिपोर्टर बन गया था। अपने 17 साल एनडीटीवी में काम करने के दौरान मैंने केवल जनता के सरोकार की पत्रकारिता की। चाहे वो अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन हो, बाबा रामदेव का कालाधन विरोधी आंदोलन हो, या दिल्ली के बॉर्डर पे हुए किसान आंदोलन। महंगाई की बात हो, सड़ते अनाज की बात हो, सब कवर किया। शहरों की समस्याएं हों, गाँव के मुद्दे हों, सब उठाए। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी की, और उसमें आम जनता को कुछ इस तरह शामिल किया कि एक ट्रेंड सेट हुआ, और ये देखा गया कि चुनावी रिपोर्टिंग या पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में आम जनता से बात करना भी, उनकी राय लेना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना नेताओं से बात करना ज़रूरी होता है। अपने 17 साल के एनडीटीवी में काम करने के दौरान मैंने खूब प्रशंसक कमाए। वो प्रशंसक कमाए जिनको दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। तो अब सवाल ये कि मैंने एनडीटीवी क्यों छोड़ दिया। तो साल 2007 से 2024 तक एनडीटीवी में काम करने के दौरान मुझे देशवासियों का खूब प्यार मिला, और इसके लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त नहीं कर सकता। बस ये कह सकता हूँ कि मेरे होने में आप सभी शामिल हैं। मैं आपके नाम नहीं जानता, आपका चेहरा नहीं पहचानता, लेकिन आप मुझे पहचानते हैं, मेरे काम को पहचानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और उसके लिए मैं जो कुछ भी कह सकूं वो शब्द कम पड़ जाएंगे। एनडीटीवी का भी धन्यवाद, खासतौर से पुराने एनडीटीवी मैनेजमेंट का, मेरे सभी सहकर्मियों का, मेरे बॉसेस का धन्यवाद, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, मुझे बनाने में एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका भी शामिल है। नए एनडीटीवी मैनेजमेंट का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं आरामदायक ज़िंदगी छोड़कर एक संघर्षपूर्ण जीवन इख्तियार करने चल पड़ा हूँ। दोस्तों, पिछले 2 साल के दौरान जब एनडीटीवी में कुछ बदलाव हुए 2 साल पहले, तो उसके बाद से राह चलते लोग मुझे मिला करते थे और ये कहा करते थे, पूछते थे कि भाई साहब, आप अभी भी एनडीटीवी में हैं क्या? हमने तो एनडीटीवी देखना छोड़ दिया। लोग ये कहा करते थे कि हमने तो रवीश कुमार के जाने के बाद से ही एनडीटीवी देखना बंद कर दिया है। लोग ये भी कहा करते थे कि बस शायद आप ही बचे होगे पुराने लोगों में, बाकी सब तो पुराने लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो पिछले 2 साल में कभी वो दिन नहीं गुजरा जब लोग मुझे ये कहते हुए नज़र ना आए हों। लेकिन हाँ, पिछले 2 साल में ऐसे दिन भी आ गए थे, वो सुखद दिन भी आ गए थे जो रिपोर्टर के लिए बहुत बड़े होते हैं, जब लोग ये कहना शुरू कर दें कि शरद भाई, आपकी वजह से हम एनडीटीवी देख रहे हैं, वरना हमने एनडीटीवी देखना छोड़ दिया है। साल 2006 में रवीश कुमार जी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि फ़ैसला किया कि एनडीटीवी में ही काम करूंगा। साल 2007 में मेरा सपना पूरा भी हुआ जब एनडीटीवी में रवीश कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। एनडीटीवी में काम करने के दौरान एक वो समय भी आया जब रवीश कुमार ने खुद कहा कि शरद, तुम इस दौर के सबसे शानदार रिपोर्टर्स में से एक हो। लेकिन 2022 में वो समय भी आया जब रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ दिया, और उसके बाद मेरे लिए बड़ी अजीब स्थिति हो गई थी, क्योंकि जिसको देखकर, जिस व्यक्ति को देखकर, जिस पत्रकार को देखकर या जिस आदर्श को देखकर
मैं एनडीटीवी में आया था। अब जब वही एनडीटीवी में नहीं है तो मैं एनडीटीवी में रहूं या चला जाऊं, क्या करूं? लेकिन कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हर व्यक्ति को अपने कुछ व्यक्तिगत फैसले खुद ही लेने होते हैं। तो ये फैसला भी हर व्यक्ति को, हर पत्रकार को, एनडीटीवी में काम करने वाले हर रिपोर्टर को, एडिटर को खुद ही लेना था कि वो रहे या जाए। तो मैंने फैसला किया कि कंटिन्यू करके देखता हूँ, काम आगे चालू करके देखता हूँ। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा। दोस्तों, पिछले 2 सालों में मैंने खूब मेहनत की, पहले की तरह मेहनत की, लेकिन काम में मन ही नहीं लग रहा था। अब आप पूछेंगे कि मन क्यों नहीं लग रहा था? अरे यही तो सवाल मैं खुद से पूछ रहा था कि भाई काम में मन क्यों नहीं लग रहा है। दोस्तों, एनडीटीवी असल में चैनल नहीं, एक सोच थी, एक विचार था जो कहता है कि पीड़ित, वंचित, शोषित और कमज़ोर की आवाज़ बनो, उसके मुद्दे उठाओ। एनडीटीवी की एक पंचलाइन भी हुआ करती थी, कमज़ोर को देते ताकत हम, बलवान पर रखते कड़ी नज़र। तो एनडीटीवी में रहकर मैंने तो यही पत्रकारिता सीखी और समझी थी। और शायद नई कंपनी में या नए चैनल में, जो चैनल का स्वरूप बदला, उसके बाद में जो नया चैनल ये था, उसमें काम करने का शायद इसी वजह से मन नहीं कर रहा था। हालांकि मैं इसमें किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कंपनी चैनल को अपने हिसाब से ही चलाता है, इसलिए कोई कुछ कर रहा है तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये है कि अगर आपको जहां पर आप काम कर रहे हो, काम ठीक लग रहा है तो आप काम करो, नहीं तो आप अपने रास्ते बदल लो। तो मैंने भी वही किया, अपना रास्ता बदल लिया। अब आप कहेंगे कि ये फैसला लेने में मुझे 2 साल का समय क्यों लग गया? तो दोस्तों, असल में बात यह है कि इस 2 साल के दौरान रोज़ाना मैं अपने आप से जूझता रहा, खुद से पूछता रहा कि ये जो मन ना लगने की बात है, मन ना लगने की समस्या है, कहीं ये भ्रम तो नहीं है? क्योंकि आम जीवन में पत्रकार रोज़ाना इसी तरह के या इन्हीं तरह के विचारों से जूझता है, या इन्हीं तरह के विचारों पर अपनी मंथन या मंत्रणा अपने भीतर चलाता है। साल भर पहले मैं लगभग फैसला कर चुका था कि चैनल छोड़ देता हूं, लेकिन उसी दौरान मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। मेरे पिता चले गए और इस घटना ने मुझे बहुत कमज़ोर कर दिया। और जो मेरे वरिष्ठ जन थे, जब उनको पता चला कि मैं चैनल छोड़ने का मन बना रहा हूं, तो उन्होंने भी ये सलाह दी कि अभी एक झटका खा चुके हो, एक और झटका खुद को और अपने परिवार को कम से कम अभी तो मत दो। मैंने अपना काम जारी रखा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ राह चलते लोग मिलते थे और कहते थे कि भाई, आप सच्चाई को बुलंद आवाज़ में देश के सामने रखते हो, ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत। सच मानिए, ये सुनकर खुशी से आंखें भर जाती थी कि मैं इस काबिल हो पाया, कितने ही लोगों की उम्मीद बन पाया। ये सब सुनकर ऐसा लगता था मानो भगवान ही आम जनता का रूप लेकर कह रहे हों कि अपने बारे में बहुत सोच लिए, अपने लिए बहुत जी लिए, अब ज़रा समाज और देश के बारे में सोचो, उनके लिए जियो और इस नौकरी के सीमाओं से बाहर निकलो। दोस्तों, मेरे जैसे एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति के लिए ही नौकरी सब कुछ होती है, लेकिन नौकरी में रहकर आम लोगों की मुझसे जो उम्मीद है उसको मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि नौकरी एक दायरे में रहकर होती है। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो अपना घर कैसे चलाऊंगा, और नौकरी छोड़कर जो करूंगा क्या वो काम इतना चल पाएगा कि मेरा घर चल जाए? तो ये सब कुछ सवाल मेरे सामने थे। यानी कि एक तरफ दिल था, एक तरफ दिमाग था। दिल ये कह रहा था कि आम लोगों की मुझसे बहुत उम्मीदें हैं कि मैं बाहर निकलूं, कुछ अलग करूं, कुछ नया करूं, और दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था कि परिवार के बारे में, अपने निजी परिवार के बारे में भी सोच। तो यहाँ पर दिल और दिमाग की लड़ाई हो रही थी। तो मैंने सीधा दिमाग से जाके बात करी और कहा कि मेरा दिल ये कह रहा है। तो दिमाग ने भी कहा कि जो दिल कह रहा है वही सुनना चाहिए, क्योंकि दिल वो कहता है जो भगवान कह रहा होता है। तो इसलिए अब मैंने दिल की आवाज़ सुन ली है, नौकरी छोड़कर मैं खुले मैदान में आ गया हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लड़ाई में आप मुझे हारने नहीं देंगे। अर्ज़ किया है, कतरा होके भी मैं तूफ़ान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, मैंने एनडीटीवी छोड़कर अपना चैनल शुरू किया है द स्वतंत्र के नाम से। स्वतंत्र यानी स्व का तंत्र, आपका अपना चैनल, आपका अपना तंत्र यानी सिस्टम। ये एक चैनल नहीं, एक उम्मीद है, एक कोशिश है, और इसमें मुझे
आपका सहयोग नहीं, आपकी भागीदारी चाहिए। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, जो बताएगा कि इस कोशिश में हमारे साथ और कौन जुड़ रहा है। जय हिंद।